नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूं और आज मैं जिनके साथ में हूं आप सभी जानते हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में और ढेर सारी शुभकामनाएं पुनः राज्यसभा सांसद होने के लिए। थैंक यू। तो अब जो जनता है जबलपुर शहर की, क्योंकि आप तो राज्यसभा सांसद हैं मध्य प्रदेश टोटल अगर मैं बात करूं, लेकिन जबलपुर के लोगों को एक उम्मीद आ जाती है कि एक वेल एजुकेटेड और वेल एक्सपीरियंस्ड सांसद हैं, तो अब इनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? एज अ सांसद मेरी प्राथमिकता मेरा देश है जी, क्योंकि मैं एक सुप्रीम कोर्ट का भी अधिवक्ता हूँ, पार्लियामेंट में डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता हूँ जी, लॉ मेकिंग में मेरा इंटरेस्ट है। चाहे अभी जो जेपीसी थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, जिसने रिकमेंडेशन दी है फॉर द डिजिटल प्राइवेसी लॉ, जी, वो जो लॉ बना है, जो पार्लियामेंट में शीघ्र आएगा, प्रस्तुत होगा, उसकी रूपरेखा हम लोगों ने बनाई थी। करीब 80 सिटिंग्स हुई थी, कोविड के दरमियान हुई थी, और आधे से ज्यादा जो हमारे साथ लोग बैठे थे आज मंत्री बन चुके हैं। बिल्कुल। मीनाक्षी से लेकर अश्विनी जी से लेकर चंद्रशेखर से लेकर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम्स, सब लोग जो बीजेपी के सदस्य थे वो सब इस वक्त मंत्री हैं। तो हम लोग ने वो लॉ बनाया, उस लॉ बनाने में मेरा योगदान खासा था। इस वक्त हम लोग मीडिएशन पे लॉ बना रहे हैं, एक नया सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जो बिफोर यू गो टू कोर्ट यू विल हैव टू गो फॉर मीडिएशन इन एवरी केस। मतलब हर केस पहले कोर्ट में जाने के पहले एक अटेम्प्ट होगा मीडिएशन करने का जी। तो हो सकता है कि 30% 40% केसेस उस लेवल पे ही सॉल्व हो जाए, और उसका एक कंप्लीट कानून बन रहा है और वो इन्फोर्सेबल भी होगा जी। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट इंडिया में फ्रॉम जुडिशरी एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। अभी तक दो प्रकार के एडजुडिकेटरी मेथड्स थे, या तो कोर्ट जा सकते थे आप, या आर्बिट्रेशन में जा सकते थे जी। और लेबर लॉ में कंसीलिएशन हो सकता था। बट अब ये मीडिएशन एक नया कॉन्सेप्ट आया है। पहले इनफॉर्मल कॉन्सेप्ट था कि कोर्ट कैजुअली बोलती थी, जाइए बैठ जाइए किसी के साथ अपना केस समझौता करा लीजिए, स्पेशली फैमिली केसेस में, अडॉप्शन के केसेस में, डिवोर्स के केसेस में। तो बहुत सारे ऐसे हैं 138 के केसेस में जो लाखों में है जी। तो हम लोग एक नया कानून बना रहे हैं, जो कानून लगभग हम लोग की तरफ से बन चुका है। 2-4 आई थिंक इस हफ्ते तक पार्लियामेंट सरकार को चला जाएगा, और कमिंग पार्लियामेंट में शायद वो इंट्रोड्यूस भी हो जाएगा। तो एज आई सेड, लॉ मेकिंग एंड सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े बड़े मुकदमे होते हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, फ्रीडम की बात होती है, उन केसेस में भी मेरा रुचि रहती है। सिब्बल साहब हुए, मैं हुआ, हम लोग सब मिलके, अभिषेक सिंह भी हुए, हम लोग एक स्तंभ हैं जी, जो गवर्नमेंट को रोकते हैं, कह सकते एक टीम है जी। जब गलत होता है तो बोलने के लिए हम लोग खड़े हो जाते हैं, और जब हम लोग बोलते हैं तो गवर्नमेंट सुनने लगती है, फिर सरकारें भी सुनती है और कोर्ट भी सुनता है, एक डिबेट स्टार्ट होता है। तो कोई भी प्रजातंत्र डिबेट पे निर्भर होता है। एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है हम जो बात बोल रहे हैं पूर्णतः सत्य ना हो सकता है सरकार जो कर रही है वो पूर्णतः ठीक ना हो, रास्ता बीच का कई दफे होता है। तो उस बीच के रास्ते का नाम कहते हैं प्रजातंत्र। एक चीज मैंने और भी देखी, चाहे बात सुप्रीम कोर्ट की मैं कर लूं या फिर राज्यसभा में, आप जितनी बेबाकी के साथ जनता के हित की बात करते हैं तो लोग सुनते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसलिए लोगों की एक उम्मीद बढ़ जाती है। आज जब हम कानून की बात करते हैं तो वो जो पहले का जमाना था कि तारीख पे तारीख, उसके लिए आप लोगों ने एक बहुत अच्छा एक सोल्यूशन ढूंढा है, एटलीस्ट मीडिएशन का जी। और इनफैक्ट जो मेरा लास्ट स्पीच थी ऑन कश्मीर, जो मैंने कश्मीर के बजट पे जो एक इमोशनल स्पीच दी थी पार्लियामेंट में, वो आज तक लोग याद करते हैं, उसके क्लिप्स तक चलते हैं पूरे इंडिया में जी। और जब मैंने निर्मला जी को बोला था कि निर्मला जी मेरे साथ कश्मीर चलिए, आप अपने अफसरों को मत ले जाना, हमने कहा अफसर झूठ बोलते हैं, मेरी नजर से देखिए, आप मेरी नजर से देखिए, हम उन लोगों से बात करेंगे जो स्टेक होल्डर्स हैं जी। वो जो लोग जो गरीब पोनी वाला है, जो हॉर्स वाला है,
जो ढोता है सामान, जो लोगों जो ट्रैवलर्स को लेके जाता है, जो टैक्सी वाला है, जो होटल वाला है, जो रेस्टोरेंट वाला है, ऐसे हजारों लोग हैं जो परेशान हैं। और हमने कहा ये बजट डज नॉट एड्रेस देम। यू हैव मेड अ बजट ऑफ कश्मीर इन दिल्ली जिसमें हम और आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी। और वहाँ की जनता पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही, क्योंकि कश्मीर डजंट इवन हैव वन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। राज्यसभा तक में कश्मीर का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था जब कश्मीर का बजट डिस्कस हो रहा था। जी। सरकार ने समवेयर सरकार आई एम श्योर फेल्ट कि मैं जो बात बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ, एंड जो बहुत सारी वो जो स्टेप्स ले रहे हैं जिससे जल्दी इलेक्शन हो जाए, जल्दी वहाँ कुछ सरकार बन जाए। और उसमें मेरा एक और कहना है, स्टेटहुड देना का आपने वादा किया था, कश्मीर को स्टेटहुड दीजिए, क्योंकि अगर पब्लिक को आप सम्मान नहीं दोगे तो पब्लिक आपको सम्मान नहीं देगी। दूसरी बात यह है कि अभी एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है नुपुर शर्मा का, और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की तरफ से एक बयान भी आया जिसका बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर विरोध भी हुआ। तो उस पर एक सवाल फेसबुक से एक यहाँ के जो रहवासी उन्होंने पूछा है कि उस पर आपका क्या कहना। हालांकि मैं इस पे सवाल करना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं पूछूं आपसे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जज को जब भी टिप्पणी करते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस तो मर्यादित होनी चाहिए जी। चाहे नुपुर शर्मा का केस हो, चाहे किसी और का भी केस हो जी। इस केस में मैंने भी नोटिस किया कि सुप्रीम कोर्ट की फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग हो गई थी। बट नुपुर शर्मा ने भी जो कहा उससे भी पूरे देश की बदनामी पूरे विश्व में हुई। जी। सोचो, अगर 58 नेशंस ने आपको एक प्रकार से कंडेम किया है, इससे बड़ी बदनामी और क्या हो सकती है। अगर आपके उस स्टेटमेंट ने लोगों को प्रोवोक किया है टू कमिट क्राइम, क्योंकि जिन्होंने क्राइम कमिट किया है उससे खराब क्राइम नहीं हो सकता। मतलब उसको कितना भी हम कंडेम करें, वो क्राइम अनपार्डनेबल है। ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है मेरे कोई दिन में। बट द पॉइंट इज, ये एटमॉस्फेयर किसने बनाया? तो मैं सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम तो नहीं कर सकता कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो लोग बैठे हैं वो इंसान हैं, वो भी देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है। तो एक आदमी जब एक इंसान होता है तो कभी ना कभी वो रिएक्ट करता है। बट आपकी बात ठीक है, जब हम जज की कुर्सी में बैठते हैं तो हमको मर्यादित होना चाहिए। बिल्कुल। और लोग ये एक्चुअली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को न्याय का एक मंदिर कहते हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस वैसी रहती है कि आप बायस ना हो, आप देखें न्याय को, उसके बाद में अपना कुछ भी बयान आप जारी करें। अगर मैं बात करूं जबलपुर शहर की, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आपसे पूछने के लिए। सबसे पहले ये है कि जबलपुर शहर जो है वो औद्योगिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के सांसद हैं, लेकिन लोगों को उम्मीद आपसे इसलिए रहती है क्योंकि आप उनके बातों को राज्यसभा में उठाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, कोरोना का एक काल आपने देखा, लॉकडाउन का एक ऐसा समय आपने देखा जब आपने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए और इसके अलावा ऑक्सीजन को लेकर टैंकर भेजा था, तो वो एक क्रिटिकल कंडीशन थी। हमारे यहाँ हेल्थ की भी वो वैसी कंडीशन नहीं है, और ना ही हमारे यहाँ औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया की अगर मैं बात करूँ तो वो भी नहीं है। आज जो यूथ है वो इवन हायर स्टडीज़ के लिए भी बाहर जा रहा है, और उसके बाद जॉब भी मिलती है, वो वहीं पर सेटल होना चाहता है। तो किस प्रकार की एक योजना बनाएंगे आप कि जो यूथ है वो पलायन ना करे, और दूसरा इंडस्ट्रीज जो है वो जबलपुर शहर और एमपी में आकर कुछ कार्य करें? सिमरन जी, ये तो बातें मैं कह रहा था 14 में और 19 में जी, और पब्लिक उसको नहीं समझ पाई। ये मेरा मिसफॉर्चून है कि जबलपुर का मिसफॉर्चून है, ये तो समय बताएगा। मुझे पार्लियामेंट लड़ने की ना तो कोई चेष्टा थी ना जरूरत थी। मेरे को तो वैसे ही हमारी पार्टी ने सुशोभित करके दो टर्म बनाया हुआ है। और तो प्रॉब्लम है जबलपुर में जो इसलिए लड़ने आया था कि मुझे पता था कि जबलपुर नीड्स अ विजन, जबलपुर नीड्स अ पुश। जी, वो पुश जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो, जो जबलपुर को फिर से वर्ल्ड मैप में, नेशनल मैप में लेके जाए। क्वेश्चन इज, अगर आप ये समझने को ही तैयार नहीं है तो आपको हम क्या भगवान की मदद नहीं कर सकते। आपको उन लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा जो आपके लिए लाभदायक है।
अगर आपके कंसिडरेशन हैं कि हमको मोदी जी मदद करेंगे, तो मोदी जी ने 10 साल में तो आपकी मदद नहीं की। विवेक तनखा को जरूर आपने हरा दिया मोदी जी के नाम पे। क्या मोदी जी आपको मदद करने आए? मदद तो आप विवेक तनखा से मांगते हो और वोट आप मोदी जी को देना चाहते हो। जब तक ये डाइकोटमी चलेगी तब तक जबलपुर का कोई चेंज नहीं आने वाला। आपको अपने लोगों को चूज करना पड़ेगा, आपको अपने सक्षम लोगों को चूज करना पड़ेगा। जब आप सक्षम लोगों को चूज करोगे तब आपका विकास होगा। फॉर इंस्टेंस, मुझे पता है एक मेयर का पद बहुत अहम होता है। जितेंद्र भी मेरा दोस्त है और बहुत पुराना दोस्त है जी, बट जितेंद्र एक डॉक्टर है, एक बहुत पुराना प्रोफेशन है। जितेंद्र हो सकता है पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ता तो ही वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस, क्योंकि एक डॉक्टर, एक लॉयर, जो कि बिजी डॉक्टर और लॉयर स्पेशली हम टॉकिंग, पार्लियामेंट में अपनी बात पॉलिसी मेकिंग में बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। मेयर का काम 24/7 है, वो अन्नू जैसा सेवक ही बेस्ट हो सकता है जी, मैं लॉजिकली बोल रहा हूँ। बिल्कुल। जिस प्रकार से अन्नू ने कोविड काल में सेवा की थी, आप बताइए क्या ये शहर भूल सकता है? मैं तो पूरे देश में कर रहा था जी, और जबलपुर की सेवा मैं अन्नू के माध्यम से कर रहा था। दिन में मैं उसको कम से कम 30 फोन लगाता था, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, लोगों की मदद के लिए, रामदेश्वर पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए। इवन मैं आपको टोकना चाह रही थी कि वरुण भैया ने भी उस समय जब मजदूर निकल रहे थे उनको घर तक पहुंचाने के लिए बसों का वेबसाइट हम लोग ने, वरुण ने और उसके लॉयर फ्रेंड्स ने वेबसाइट सेटअप की थी और ये लोग 5000 कॉल्स अ डे पिकअप कर रहे थे। कितने लाखों लोगों को हम लोग ने मदद की टू रीच होम। किस तरह से वरुण और इसकी टीम ऑफ लॉयर्स चार्ट्स बना रहे थे और वो चार्ट मेरे नाम से भेजते थे मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरीज और उन दोनों में जो ऑफिसर्स अपॉइंटेड थे, तो उनके नाम से वो करते नहीं, तो मेरे नाम से जाती थी। और हमने फिर लाखों लोगों के लिए ट्रेन की व्यवस्था की, लाखों लोगों के लिए हमने बसेस की व्यवस्था की, गवर्नमेंट को फोर्स कर करके की, अधिकारियों को फोर्स कर करके किया, मुख्यमंत्रियों को मैंने फोर्स किया, भूपेश जी से झगड़ा किया मैंने जब वो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए और खुल नहीं रहे थे और 10,000 व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ था बच्चों के साथ, अब वर्षा हो रही थी। तो हमने तो वो भी समय देखा है और मैंने तो वो भी समय देखा है जब ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और मैं दोनों चीफ मिनिस्टर्स को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जल्दी से जबलपुर को ऑक्सीजन भिलाई से भिजवाइए, क्योंकि मुझे पता था कि भिलाई स्टील प्लांट में ऑक्सीजन है, इन लोगों को नहीं पता था। और मगर ये दोनों बात करने को तैयार नहीं थे। मेरे बात करने के बाद मैंने सुलेमान साहब से कितनी बार फोन करके बोला कि जल्दी से सीएम से बोलो भूपेश जी से बात कर लें। भूपेश जी से मैं बात कर चुका था, ये दोनों बात कर दे तो नेक्स्ट डे जब ऑक्सीजन आया था। जब इन्होंने नहीं सुनी मेरी बात तो मुझे नवीन जिंदल जी से बात करनी पड़ी। उन्होंने अपनी फैक्ट्री बंद करके 2 टैंकर ऑक्सीजन जबलपुर भेजे जो अन्नू ने रिसीव किए और अन्नू ने जाके मेडिकल कॉलेज में उसको इवैक्यूएट किया, जिससे उस दिन रात को 1200 लोगों की सांसों पे सांस आई। नहीं तो पता नहीं सुबह तक उन लोगों बेचारों के साथ क्या होता। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप मेयर चूज कर रहे हो तो सेवक को चूज करो जी। जो दिल से सेवा करता है पब्लिक की। मैं अनु को कम से कम 20-30 साल से जानता हूँ। मेरा उससे जान पहचान हुई थी इवन जब वो पॉलिटिक्स में नहीं था और मैं पॉलिटिक्स में नहीं था। हम एक एज अ रोटरी प्रेसिडेंट जब मैं काम करता था ग्रीन जबलपुर क्लीन जबलपुर, उस कैंपेन में अनु मेरे साथ था। मदन महल में हम लोग ने प्लांटेशन जाके किया था, 1996 की बात बता रहा हूँ। तो मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि जबलपुर को भी सोचना चाहिए कि कौन आदमी किस चीज के लिए उपयुक्त है जी। अनु को बनाइए। मैं आपको एश्योर करता हूँ मैं जबलपुर को वर्ल्ड मैप पे ले आऊंगा। जब जबलपुर के डेलीगेशन विश्व में जाएंगे और हमारे विश्व में एग्रीमेंट्स होंगे, जबलपुर की एक MOU साइन होंगे, किस तरह से विश्व की यूनिवर्सिटी यहाँ आएंगी, किस तरह से इंडस्ट्री यहाँ आएगी। तो कहने की बात यह है कि अगर आप मदद चाहते हो तो मदद के लिए आपको वो स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे जिससे कि वो मदद मिल सके। अब आप उनको इलेक्ट नहीं करोगे फिर एक्सपेक्ट करो कि विवेक तनखा आपकी मदद करे। विवेक तनखा करना भी चाहेगा तो कैसे करेगा। कहते हैं कि स्थानीय निकाय जो चुनाव है पार्टी वर्सेस नहीं होना चाहिए बल्कि पर्सनालिटी वर्सेस होना चाहिए। और पार्षद जो है एटलीस्ट
जो पार्षद का आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं या जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो पार्षद देखता है कि उसके वार्ड में क्या समस्या है 100%। और जो वार्ड का रहवासी है उसको पता है। और महापौर भी हम कहते हैं कि पार्टी नहीं, व्यक्तित्व विशेष होता है, क्योंकि स्थानीय निकाय है, वही आपका विकास कर पाएगा जो आपकी प्रॉब्लम्स को जानता है। क्या कहें? हमारा जो वार्ड है जी, मुंजी नायडू जी यहाँ वार्ड मेंबर बहुत सालों तक थे। वो तो कांग्रेस के नहीं थे, और ये पूरा वार्ड उनको वोट देता था कि नहीं देता था। आज उनकी बहुत लड़ रही है। तो कहने की बात यह है कि वार्ड में आप पार्टी नहीं देखते हो, आप व्यक्ति को देखते हो। वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में कितनी लगनशीलता से लोगों की मदद करता है। क्योंकि जैसे किसी ने मुझे बोला कि किसी ने मेरे को ये अमरीश के वार्ड के बारे में बोला कि मेरी मम्मी को पता है कि अगर थोड़ा भी कोई कचरा या कुछ भी आसपास पड़ा है तो उनको पता, वो अमरीश को फोन करके बोल सकती है। क्या दूसरों को बोल पाएगी वो? समस्या ये है कि किसको आप चूज कर रहे हो, और आप ऐसे व्यक्ति को चूज करोगे जो आपका काम नहीं कर सकता, या जिसकी रुचि नहीं है, या जिसका वो एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप ऑब्वियसली गलत डिसीजन लोगे। सही बात है। और अगर मैं बात करूं अभी, क्योंकि बरसात का समय है, कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि बरसात में इलेक्शन होना नहीं चाहिए था, कुछ पोल भी खुल जाती है। और आप देखेंगे कि पिछले अगर हफ्ते की बात करूं तो ऐसी बारिश हुई थी कि आधा शहर जो था वो जलमग्न टाइप का हो गया था। चाहे कोई 2 व्हीलर से जा रहा हो या 4 व्हीलर से जा रहा हो, पानी भरने ही भरना है। कहीं बीच रोड में 4 व्हीलर रुक रही है तो कहीं 2 व्हीलर, और लोग खींच रहे हैं। उस समय ऐसी स्थिति थी कि ना नाला, ना नाली और ना ही सड़क, आप पहचान नहीं सकते कहाँ आपको जाना है, और गड्ढे आपको पता है हमारे शहर में कैसे। सिमरन जी, आपको मैं बताऊं कि 1996 से 90 से, मेरे को समय याद नहीं है, मैं उस वक्त से सुन रहा हूं कि जबलपुर में स्वेज सिस्टम आ रहा है। उस वक्त से सुन रहा हूं कि कितने 600 करोड़ 1000 करोड़ रुपए का स्वेज सिस्टम आने वाला है। मैं तब 20 साल हो गए हैं और जबलपुर में आज तक वो स्वेज सिस्टम मुझे दिख नहीं रहा है। तो वो 1000 करोड़ रुपए जो आया वो गया कहाँ? आप स्मार्ट सिटी के नाम पे आप स्ट्रीट लाइट लगा देते हो, कुछ पैचवर्क कर देते हो और कहते हो हमने 600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। स्मार्ट सिटी का मतलब मालूम क्या होता है? एक न्यू सिटी। आप जाइए विश्व में जाके बाहर देखिए, पुराने कॉस्मेटिक चेंजेस करके आप सिटी को स्मार्ट नहीं करते हो। यू हैव टू सेट अप न्यू एरियाज ऑफ स्मार्टनेस। आप एक जबलपुर के बाहर एक बना देते स्मार्ट सिटी, जो जबलपुर के लिए एक आदर्श प्लेस होती, जहाँ जो IT एनेबल्ड होती, जहाँ स्ट्रीट्स प्लान होती, जहाँ एक एजुकेशनल हब होता, जहाँ इंडस्ट्रियल हब हो सकता है, डिजिटल इंडस्ट्रियल हब हो सकता था। आज की जो न्यू वर्ल्ड जो सोच है उसका हब होता, रिसर्च सेंटर बनाते। मैंने तो इतनी सारी चीजें लाइफ में हो सकती है। एक दफे सैम पिट्रोडा मुझे बोल रहे थे कि विवेक, आई डोंट नो व्हाई बट दीस पीपल डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग। वो सैम पिट्रोडा कह रहे हैं नॉलेज हब बनाओ ना, तो तुरंत मुख्यमंत्री उनसे कहते हैं कि आपको हम कितनी जमीन दे दें। तो उन्होंने कहा नॉलेज इज नॉट अबाउट लैंड, नॉलेज इज अबाउट माइंड। हमको जमीन नहीं, हमको एक छोटी सी जमीन दीजिए। हमको 10 एकड़ 100 एकड़ की जरूरत नहीं है, 5 एकड़ में नॉलेज हब बन सकता है। बट वहां पर हमको एक डायरेक्टर चाहिए, वो शुड बी अ नोबल लॉरेट। आपको वो एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल रिसर्च का एटमॉस्फेयर बनाओ। अगर आप बड़ा बनना चाहते हो तो बड़ी सोच रखो, छोटी सोच से आदमी बड़ा नहीं बनता है कभी। तो जबलपुर को मेरी यही एडवाइस है और मध्य प्रदेश सरकार को मेरी एडवाइस है, छोटी सोच बंद करो। छोटी सोच से तुमने मध्य प्रदेश को कुछ छोटा बना दिया, और मध्य प्रदेश आज अभी भी वही अंडर डेवलप्ड टाइप का स्टेट माना जाता है। अभी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां तक कह दिया कि मध्य प्रदेश को लोन मत दो, क्योंकि आप इतना लोन ले लेके अपना पैसा बांटते रहते हो। देखिए, लोन लेके लोगों का काम करना बहुत इजी है, क्योंकि वो एक पॉपुलैरिटी, इमीडिएट पॉपुलैरिटी का एक तरीका है। बट वो लोन को रिपेमेंट भी तो करना पड़ता है। अगर आपका 80% ऑफ योर रेवेन्यूज अगर लोन रिपेमेंट में जाएगा तो प्रोडक्टिव रेवेन्यू कहाँ है आपके पास? तो अब अच्छा, इस वक्त प्राइवेट सेक्टर का जमाना है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जमाना है। कौन मध्य प्रदेश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है? और अगर बात भी कर रहे हैं तो क्या वो सक्षम है?
उनको कोई जानता है या उनको नॉलेज है या उन पर विश्वास है? तो मध्य प्रदेश हैज अ प्रॉब्लम, क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट। जब तक लीडरशिप में इन विषय पर लेके वर्ल्ड में ट्रस्ट नहीं आएगा या देश में ट्रस्ट नहीं आएगा, ये प्रदेश डेवलप हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम विद दिस स्टेट इज एंड हमारे जबलपुर का है कि हमने अपनी लीडरशिप को, करेक्ट लीडरशिप को कभी आगे नहीं बढ़ाया। हम उन लोगों को आगे बढ़ाते गए जो इस चीज, जो हो सकता है कि एमएलए एमपी अच्छे बन जाते होंगे वो, मगर वो शहर के लायक नहीं थे, शहर को बढ़ाने के लायक नहीं थे। और आप चाहते हो शहर का डेवलपमेंट हो, तो दोनों चीजें नहीं हो सकती। अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो तो आपको उन लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा जो डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने एक आईटी के लिए आईटी पार्क बनाया, पेटीएम वगैरह भी आया, वैसे ही अगर आगे भविष्य में हम आपसे उम्मीद करें कि ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज़ और इस प्रकार का कुछ प्राइवेट, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो पास आउट होके जब जा रहे हैं, तो आज अगर आपके थ्रू अगर ऐसा कुछ होता है तो स्टूडेंट पलायन करने से बचेगा एक तरीके से। दूसरी बात ये, क्योंकि आज जबलपुर शहर को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सारे यहाँ पर ओल्ड एज के लोग बच रहे हैं, बाकी यूथ जो है वो चला जा रहा है। तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कि वो जो यूथ है वो वहाँ ना जाके यहीं पर रहे। और दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि जब आप वोट देने जाते हैं तो आप सबसे पहले देखें कि कौन आपके लिए खड़ा है और कौन आपके विकास के लिए आगे कार्य कर रहा है और अवेलेबल भी रहेगा। एक ट्रेन रोज जबलपुर से नागपुर जाती है मरीजों को लेके। थोड़ा सा भी इंसान अगर सीरियस हो जाता है तो आप जबलपुर से उसको नागपुर भेज देते हो या मुंबई भेज देते हो या दिल्ली भेज देते हो या हैदराबाद भेज देते हो। तो प्रॉब्लम ये है कि आपने वो टर्शरी केयर अस्पताल नहीं बनाए, और बनाने के लिए क्या प्रयास हुआ? कौन प्रयास करता? आपके एमपी एमएलए को करना था, आपके मंत्रियों को करना था। मंत्री तक तो मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर को दिया नहीं। आप सोचो, आज के युग में इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जबलपुर डजंट हैव अ मिनिस्टर। बीजेपी ने मंत्रिमंडल बनाना जरूरी समझा। कैसी व्यवस्था है? मतलब हमको होड़ है मंत्री बनने की, मुख्यमंत्री बनने की, मगर प्रदेश, हमारे शहरों के साथ न्याय होगा कि नहीं होगा उसके बारे में हमको चिंता नहीं है। और बोल दो मैंने तुमको अडॉप्ट कर लिया है, मैं आ गया हूं। अरे इससे होता है क्या? तुम्हारे आने से होता क्या है? पूछता कौन है तुम्हें? 15 महीने बाद तुम लोग रहोगे कहां, ये किसी को नहीं मालूम। क्या नया जब चुनाव होगा उसके बाद कौन सी सरकार रहेगा, कौन मुख्यमंत्री रहेगा, किसको मालूम आज के दिन? तो प्रॉब्लम विद जबलपुर है कि जबलपुर कंप्लीटली उपेक्षित है। ना अस्पताल है यहाँ ढंग के, ना जॉब अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। और कैसे होंगी जब यहाँ से पलायन हो रहा है? मैं जब छोटा था, हर बड़ी कंपनी का रीजनल ऑफिस जबलपुर में था। मेरे घर के बाजू में सीएट टायर्स थी, ओमती नाला, ओमती के पास फायर स्टोन होता था, पुलिस सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के सामने आईटीसी का रीजनल ऑफिस होता था। ऐसे में आपको 50 गिना सकता हूँ जो टॉप कंपनीज के रीजनल ऑफिस, चाहे बिरलास के, चाहे टाटास के, सब जबलपुर में थे। 70 के दशक के बाद, 80 के दशक के बाद मैं देखता हूँ धीरे धीरे जबलपुर की इंपॉर्टेंस खत्म होती चली गई। आज हम जो टियर 2 सिटीज हैं उनसे कॉम्पीट कर रहे हैं। अब कोई नहीं कहता कि जबलपुर इंदौर से कॉम्पीट कर रहा है। इंदौर में कम से कम 60 प्लेन लैंड करते हैं। रायपुर जो जबलपुर से छोटा होता था 20 साल पहले, मैं तो जाता था बहुत, वहां पर आज कम से कम 50 to 60 लैंडिंग होती है। तो एक परिदृश्य बदल चुका है, उस परिदृश्य में हम पीछे रह चुके हैं। अब रोने से क्या होगा? रोने से और कहने से कि अब हमारे साथ बुरा हुआ, हमारे साथ बुरा हुआ। बुरा तो आपने इन्विटेशन लेके कराया था, आपने इन्वाइट किया बुराई, क्योंकि आपने ये नहीं समझ पाए कि कौन सक्षम है कौन सक्षम नहीं है। उसका परिणाम जबलपुर भोग रहा है। प्रतिनिधित्व की कहते हैं जब कमी होती है, और अगर प्रतिनिधित्व अच्छा होता है तो हर जगह विकास भी होता है, क्योंकि अपने अंडर में भी वो वैसा ही करता है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारे जबलपुर शहर में नेताओं की कमी है या मेंटालिटी है कि आज अधिकारी पूरा शहर चला रहा है? और अगर मैं बात करूं जैसे स्मार्ट सिटी हो या फिर शहर का विकास की बात हो, तो नगर निगम के पास इतने काबिल इंजीनियर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ बनती है उसके बाद तोड़ दी जाती है, फिर बनती, फिर तोड़ दी जाती है। उसमें वेस्ट क्या होता है? जनता की
जो मनी है वो वेस्ट होती है, क्योंकि अधिकारी को तो सैलरी मिल रही है, उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जो वहाँ पर कमिश्नर बैठा है या जो महापौर आए, तो सबसे पहले जितने भी इंजीनियर्स हैं उनकी डिग्री देखे कि इनको पारंगता किस चीज़ में है, तोड़ने में है या बनाने में है, और बना पाते हैं कि नहीं, इस काबिल इनकी डिग्री है कि नहीं। मैं आपसे कंप्लीटली एग्री करता हूँ। नगर निगम में तो एक एम्प्लॉयमेंट देने का जरिया बन गया है, और वो भी पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट। जो नेता लोग आते हैं या अधिकारी लोग आते हैं, वो अपने अपने हिसाब से लोगों को जॉब्स दे देते हैं। उसका शहर के डेवलपमेंट से कोई कोरिलेशन नहीं है। वो भ्रष्टाचार का एक अड्डा भी बन चुका है। हर चीज़ पैसे से होती है। तो कल मैंने अन्नू से ये पूछा सबसे पहले, जी अन्नू तुम मुझे ये प्रॉमिस करते हो कि तुम भ्रष्टाचार का केस लड़ोगे? तो उसने मुझे सबके सामने, सिख समुदाय की मीटिंग थी, उसने हमको प्रॉमिस किया कि सर आप देख लीजिए। मैंने कहा देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम भ्रष्टाचार की होती है। जब भ्रष्टाचार होगा तो प्रगति नहीं हो सकती, दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती। नंबर 2, मैंने उससे बोला कि तुमको अपने, जब भी तुम मेयर बनोगे, इलेक्ट होते हो, तो एक विजन प्लान बनाना जबलपुर का। वो विजन प्लान 5 साल का होना चाहिए। यू कैन हैव अ लॉन्गर विजन प्लान ऑल्सो, बट 5 साल का कम से कम बनाओ, और उसको बिल्कुल डिसाइड करो कि तुमको क्या क्या करना है, कैसे जबलपुर को ग्रीन करना है, कैसे तुमको जबलपुर में स्वेज सिस्टम को ठीक करना है, कैसे नर्मदा का प्रदूषण रोकना है, और इन टर्म्स ऑफ द विजन प्लान आगे बढ़ो। एक हब बनाओ, आप एजुकेशन हब बनाओ, सिम्बॉयसिस और बड़े अच्छे अच्छे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इनवाइट करो जबलपुर, लेट देम सेट अप कैंपसेस। आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इनसे बोलो अमेरिका के और यूके के यूनिवर्सिटी से टाई अप करें, एजुकेशन की एक नई दिशा दें, जिससे यहाँ के बच्चे 2 साल या 3 साल यहाँ पढ़ेंगे, 1 साल वहाँ पढ़ेंगे। वह इंदौर में होता है, दूसरे शहरों में होता है। तो जबलपुर हैज टू डू अ लॉट ऑफ रीथिंकिंग। जबलपुर मस्ट री इन्वेंट इटसेल्फ। अब तुमको अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। अगर आप री इन्वेंट नहीं करोगे और आप सोचोगे कि आप पुरानी बातों को लेके ही जबलपुर को आगे बढ़ा सकते हो, तो जबलपुर आगे नहीं बढ़ सकता। जबलपुर तभी आगे बढ़ पाएगा जब जबलपुर नई सोच के साथ आगे बढ़ने को तैयार होगा। और क्योंकि 6 जुलाई को लोकतंत्र का महापर्व होने वाला है, और हम सभी यही चाहेंगे कि जितने लोग भी हैं अपने मतों की आहुतियाँ देने ज़रूर जाएं, काम कीजिए, लेकिन सबसे पहले कोशिश कीजिए कि ब्रेकफास्ट के बाद आप निकलें और अपना वोट दें। और वोट देते समय ज़रूर देखें कि जिसे आप चुन रहे हैं क्या वो आपके लिए खड़ा होगा, क्या वो आपकी समस्याओं को सॉल्व करेगा, और क्या वो आपके शहर को विकास के लिए आगे बढ़ाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी। थैंक यू। जय हिंद।